वन वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो देखिए सीडीपी की क्लास है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, पूरा वीडियो देखना। और एक चीज़ मैंने नोटिस किया है कि सीडीपी की जो भी क्लासेस होती हैं आप में से बहुत से कम लोग ही देखते हैं। फिर आप लोग बोलते हो कि मैराथन चलाइए, बहुत कम रेशियो रहता है सीडीपी की क्लास में। और ये सीडीपी की क्लास आप सभी के लिए इतनी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको पता ही है कि 30 में से 30 नंबर लाना सीडीपी में सबको टफ लगता है। तो प्लीज़ पूरा देखा करो। और जो लोग नए आए हैं तो चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इंस्टाग्राम टेलीग्राम का भी लिंक दिया है, अगर आप चाहें तो ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए सबसे पहला यहाँ पर एजर्शन रीजन, इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मैं आपको बता दूं ये 7 जनवरी का पेपर था और मैं हमेशा ऑनलाइन ही पेपर डिस्कस करती हूँ, आपको बता भी देती हूँ। एजर्शन क्या लिखा है कि एक बच्चा जो है, कोई बच्चा वो 11 महीने में चलना सीखता है, जबकि जो दूसरा बच्चा है वो 15 महीने में चलना सीखता है। सेम मतलब एक ही एज के होंगे, बट डिफरेंस क्या है कि एक 11 महीने में चल रहा है, एक 15 महीने में। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हर इंसान अलग होता है ना, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं सबके अंदर। तो इसका रीज़न क्या दिया है, चलो देखते हैं कि व्यक्तियों में विकास भिन्न भिन्न दरों पर होता है। हर एक इंसान का जो डेवलपमेंट होता है वो अलग अलग रेट पे होता है। तो ये इसका रीज़न एकदम सही है। तो ये दोनों के दोनों पॉइंट सही हैं। ए और आर दोनों सही हैं और आर जो है सही व्याख्या करता है ए की। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा देखिए, विकास निम्न में से किस पर निर्भर है? जो हमारा डेवलपमेंट होता है वो किस पर निर्भर है? मैंने ये आपको बताया भी है। और अगर आप चाहें तो देख सकते हैं ऑप्शंस में तीनों के तीनों, किसी में 2 लिखा है, किसी में 3 लिखा है। इंग्लिश वाला भी देख लो कि आपका जो डेवलपमेंट है वो किस पे डिपेंड होता है। जेनेटिक पे ऑफ कोर्स होता है, एनवायरनमेंट पे भी होता है और सोशियो कल्चर फैक्टर्स पे भी होता है। तीनों की तीनों बातें सही हैं क्योंकि हमारा डेवलपमेंट आपको पता है हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट का क्या होता है, गुणनफल होता है। और समाज का बहुत बड़ा रोल होता है। तो इसमें क्या होगा, तीनों के तीनों सही हैं। इन तीनों पर निर्भर करता है, किसी एक के बिना भी आपका डेवलपमेंट उतने अच्छे से नहीं होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए, ये इसमें राइट है। अब ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3, किस अवस्था में प्रतीकात्मक खेल बढ़ता है तथा संज्ञानात्मक विकास को समर्थन मिलता है? अच्छा, ये प्रतीकात्मक खेल जो है ना बहुत पूछा गया है। इसको एक बार इंग्लिश में भी आप ध्यान रखना कि मेक बिलीव प्ले ब्लॉसम्स एंड सपोर्ट्स ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट इन। ठीक है ना, ये चीज़ बहुत पूछा है कि ये किस एज में होता है, कौन सी अवस्था है ये। तो याद रखो, जो प्रतीकात्मक खेल जो है ना वो बढ़ता है और संज्ञानात्मक विकास को समर्थन मिलता है, वो होता है प्रारंभिक बाल्यावस्था। तो ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। इसी में प्रतीकात्मक खेल भी बढ़ेगा और संज्ञानात्मक विकास को भी समर्थन मिलता है। तो ये हो गया हमारा अर्ली चाइल्डहुड। इंग्लिश में भी देख लीजिए, अर्ली चाइल्डहुड। और इंग्लिश वाले ध्यान रखना, उसको क्या बोलते हैं, मेक बिलीव प्ले ब्लॉसम्स एंड सपोर्ट्स ऑल एस्पेक्ट ऑफ साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट इन। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से बच्चों के प्राथमिक समाजीकरण की संस्था कौन सी है? ये तो पता नहीं कितनी बार रिपीट किया है। प्राथमिक होती है हमारी फैमिली और सेकेंडरी होती है आपका जो स्कूल हो गया, आस पड़ोस भी आपके प्राथमिक में ही आएंगे। ठीक है, तो बस ये परिवार जो है ये आपका प्राथमिक है। ये मीडिया हो गया, धार्मिक संस्थान, किताबें और पत्रिकाएं, विद्यालय, ये सब क्या है, सेकेंडरी हैं। तो प्राथमिक पूछा है, तो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। अब इसमें देखिए, एक 5 वर्ष की बच्ची यह तर्क करने में विफल रहती है, मतलब वो नहीं कर पाती है कि जब पानी को ये देखिए, ये एक लंबा है और संकीर्ण गिलास से यहाँ पर एक चौड़ा सा बर्तन है, उसमें यहीं से इसको स्थानांतरित किया जाता है, तो पानी की मात्रा समान रहती है। पियाजे के अनुसार इसका क्या कारण है? आपने देखा होगा कि ये किस वजह से होता है कि एक छोटी सी बच्ची है और आपने 2 बर्तन ऐसे लिए हैं और ये पतला और लंबा है और ये चौड़ा है, और आपने उस बच्ची के सामने ही इस ग्लास का पानी जो है बड़े वाले बर्तन में डाल दोगे, तो वो क्या बोलेगी, पानी किस में है, फिर क्या इसमें है या फिर इस पतले से लंबे में है? वो ये नहीं समझ पाती है, ये लॉजिक करने में वो विफल हो जाती है। किस वजह से होता है ये? कंजर्वेशन की वजह से, जिसको डिसेंटर की कमी भी बोलते हैं। मतलब उसके जो थॉट्स हैं वो सेंट्रलाइज्ड हैं, एक ही पॉइंट पे वो सोच सकती है, वो ज़्यादा नहीं देख नहीं पाती, वो केवल ग्लास तक इतना ही वो समझ पाती है। तो इसको बोलते हैं डिसेंटर की कमी या फिर संरक्षण, जो कंजर्वेशन होता है उसकी कमी। एक बार आप ये भी देख लीजिए।
और इसी को बोलते हैं कि वो रिवर्स नहीं कर पाती अपनी थिंकिंग को, कि मतलब वो उल्टा मतलब रिवर्स करके नहीं सोच पाती है। तो देखो ये तीन ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये कई ऐसे ऐसे फॉर्म में पूछता है। एक ऑप्शन दिया था डी सेंटर, मतलब कि कौन सी कमी की वजह से जो है ऐसे वो नहीं समझ पाती है। एक होता है कंजर्वेशन की कमी, कंजर्वेशन भी लिखा आ सकता है। और एक आएगा सी कांट रिवर्स हर थिंकिंग, क्योंकि अपने उस सोच को रिवर्स नहीं कर पा रही है। तो इस वजह से ये तीनों पॉइंट याद रखना, क्वेश्चंस घुमा के ही पूछेगा, और ये पियाजे के ही अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। वह प्रतिवर्ती सोच नहीं रखती है, ये इसका राइट है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 5 तो यही था, देख लीजिए। अब ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। ले वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार हमारी संज्ञानात्मक संरचनाओं की बनावट व हमारी संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में बदलाव किसके द्वारा होता है। तो आपको पता ही है कि इनकी थ्योरी का ही नाम है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, और ये इसी पर बल देते हैं कि बच्चा जो है समाज से अंतःक्रिया करके सीखता है। तो किस पर बल दिया इन्होंने? सांस्कृतिक उपकरण। सो ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। ये तो बहुत ईजी है, डायरेक्ट आपको थ्योरी का बस नाम ही बताना है इसमें। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 7 फिर से वाइगोस्की आ गया। देखिए, वाइगोस्की के अनुसार इनमें से कौन सा कारक जो है वो संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो आपको पता होगा ना कि इन्होंने किसको इंपॉर्टेंस दी है? लैंग्वेज को। इन्होंने बोला है कि बच्चा जो है भाषा के माध्यम से सीखता है। तो ये भी बहुत ईजी है, इन्होंने भाषा की बात की है। तो यहीं पर हमारा आंसर मिल गया, ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। अब चलिए 8 क्वेश्चन पे चलते हैं। समूह में चर्चा करना और सकारात्मक शिक्षक छात्र संबंध किस कक्षा कक्ष की विशेषता है? कि ग्रुप में जो है बच्चे चर्चा कर रहे हैं, पॉजिटिव जो है टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में बहुत पॉजिटिव जो है रिलेशन है, एक दूसरे के साथ सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं। तो ऐसे क्लास को आप क्या बोलोगे? क्या वो प्रगतिशील कक्षा है? क्या वो पाठ्य पुस्तक पे फोकस कर रही है टीचर, या फिर व्यवहारवादी है, या फिर शिक्षक केवल खुद पे फोकस कर रही है? जब भी ऐसा क्लास हो कि जहाँ पर शिक्षक छात्र दोनों ही इंपॉर्टेंस हो, तो उसको बोलते हैं प्रोग्रेसिव क्लासरूम। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट, प्रगतिशील कक्षा कक्ष। चलिए 9 पे चलते हैं। बाल केंद्रित कक्षा कक्ष में विद्यार्थी, मतलब जिसपे चाइल्ड सेंटर जो क्लास होता है उसकी बात हो रही है। तो चाइल्ड सेंटर में क्या होता है कि अपने स्वयं के सीखने में ज़्यादा भूमिका नहीं रखते हैं। गलत चीज़ लिखा है। जब भी आप बच्चों पे फोकस करोगे ना, तो बच्चा खुद के सीखने में ज़्यादा इंपॉर्टेंस उसको देना चाहिए। तो यहाँ पर गलत चीज़ बोला है। ज्ञान के सक्रिय निर्माता हैं। ऑफकोर्स जो बच्चे होते हैं बाल केंद्रित कक्षा कक्ष में, बच्चे जो हैं ज्ञान का खुद निर्माण कर सकते हैं, वो खुद खोज सकते हैं। सो ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। नीचे का देख लीजिए, कोरी पट्टी के रूप में देखते हो, ब्लैंक स्लेट, कि बच्चा कुछ नहीं जानता है, ये गलत हो गया। निष्क्रिय रूप से शिक्षकों का अनुकरण और अनुसरण करते हैं, मतलब बच्चे पैसिव होते हैं, वो केवल नकल करते हैं टीचर्स का, ये भी गलत है। एक जो चाइल्ड सेंटर क्लास होता है वहाँ पर ज्ञान के सक्रिय निर्माता हैं बच्चे। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। चलिए 10 क्वेश्चन पे चलते हैं। कोहलबर्ग के किस चरण में व्यक्ति तर्क करते हैं कि सही कार्यवाही विवेक के स्वचुने हुए नैतिक सिद्धांतों द्वारा परिभाषित की जा सकती है? एक बार मैं आपको इसका इंग्लिश वर्जन भी दिखाऊंगी। देखिए, individuals reason that right action is defined by self-chosen ethical principles of conscience in Kohlberg stage। एक बात याद रखो, कहीं पर भी अगर आपको ethical principle दिख गया ना, तो याद रखना वो universal ethical principles ही होता है। हिंदी वाले भी ध्यान दें, कई बार इंग्लिश से आंसर बहुत आसानी से मिल जाता है। तो इतना भी आपको ना समझ में आए, बट एक वर्ड को उठाना, एथिकल पूछा है, एथिकल पे लगाओ यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स, और वो आपका सही आंसर हो जाएगा। इसका मतलब कि आप राइट एक्शंस को हम खुद चूज करते हैं ना कि राइट एक्शंस क्या होता है, और उसके लिए आप ये परवाह नहीं करते हो कि कौन आपके अगेंस्ट होगा, क्या सारी चीज़ें हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4। ये टैग वर्ड्स भी याद रखना। वैसे ही हिंदी में भी देख लीजिए, चुने हुए नैतिक सिद्धांतों की बात कर रहा है, तो इसका मतलब ये सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। नैतिक सिद्धांत क्वेश्चंस में लिखा है और आंसर में भी आपका वही होना चाहिए। तो हिंदी इंग्लिश दोनों का मैंने आपको बता दिया। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। अब ये देखिए, हार्वर्ड गार्डनर जो कि बहुबुद्धि सिद्धांत दिए थे, उनके अनुसार वह व्यक्ति जिसमें दूसरों की मनसाओं, भावनाओं और व्यवहारों को समझने व उनके साथ संबंध बनाने की क्षमता होती है। जो लोग स्टार्टिंग से जुड़े होंगे उनको अब समझ में आ गया होगा कि सीटेड क्वेश्चंस को कितना रिपीट करता है। मैं आपको बता दूं, ये सीडीपी की जो 7 जनवरी का पेपर है, इसके पहले मैंने दिसंबर के इतने सारे शिफ्ट कराए हैं, जनवरी 1 का भी कराया है, उसमें भी ये पूछा था।
तो इसको क्या बोलते हैं, एक बार आप इंग्लिश में भी देख लो। देखिए, इंडिविजुअल्स हु हैव द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द मोटिव्स, फीलिंग्स एंड बिहेवियर्स ऑफ अदर्स टू बॉन्ड विद देम आर हाई ऑन इंटेलिजेंस इन हावर्ड गार्डनर्स थ्योरी। कि आप क्या करो कि दूसरों के मोटिव्स को, भावनाओं को, उसके बिहेवियर को समझ पाएं। तो ये किस में होता है, मैंने आपको ट्रिक्स के साथ बताया भी था, उसको हमेशा बोलते हैं इंटरपर्सनल। इंटरपर्सनल जो व्यक्ति होता है ना, वो हमेशा जो है दूसरों की फीलिंग्स, बिहेवियर, मोटिव्स को क्या कर लेता है, समझ जाता है। उसके अंदर ये जो है इंटेलिजेंस होता है, उसको बोलते हैं इंटरपर्सनल। और इंट्रापर्सनल क्या, आप खुद के बारे में, स्वयं के बारे में समझ पाएँ। तो इंटर और इंट्रा में लोगों को बहुत दिक्कत रहती है, तो याद रखना। 11 का हो गया अंतर व्यक्ति, और अंतः व्यक्ति मतलब जो अपने बारे में, और अंतर व्यक्ति कि वह व्यक्ति जिनमें दूसरों की मनसाओं, भावनाओं और व्यवहारों को समझने व उनके साथ संबंध बनाने की क्षमता होती है, तो उनके अंदर होता है इंटरपर्सनल। सो ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। स्क्रीनशॉट आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन 100% मैं बोल सकती हूँ, और बाद में देख लेना, किसी ना किसी सब शिफ्ट में आपको ये जरूर देखने को मिलेगा। तो 11 का हो गया 2। चलो अब 12 पे चलते हैं। जब बच्चे स्कूल में प्रवेश करते हैं, कि बच्चे जो है एडमिशन ले लिए स्कूल में, तो उन्हें अपनी मातृभाषा में बोलने की अनुमति दी जानी चाहिए, क्योंकि अभिव्यक्ति महत्वपूर्ण है। यस, बच्चे का जो लैंग्वेज है ना, आपको उसको एक्सेप्ट करना है, आपको उसको डांटना नहीं है कि तुम हिंदी में क्यों बात कर रहे हो, तुम इंग्लिश में क्यों बात कर रहे हो, क्योंकि उनका जो एक्सप्रेस करना है ना, वो अभिव्यक्ति सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 जो है वो राइट है। बाकी के ऑप्शंस देख लीजिए कि अगर बच्चा स्कूल में प्रवेश कर रहा है तो स्कूल की भाषा में न बोलने पर आप क्या करो, उस पर फाइन लगा दो, एकदम गलत है। उन्हें स्पष्ट रूप से आप बता दो कि एक हमारा स्कूल है, उसकी एक अलग भाषा है, और अपनी मातृभाषा में तुम्हें बिल्कुल भी नहीं बोलना है, ये भी है गलत। 4 देखिए, उनके माता पिता को घर पर भी स्कूल की भाषा का प्रयोग करने के लिए कहो, कि बोल दो मम्मी पापा को कि घर पे भी वो क्या करें, इंग्लिश यूज करें, तो ये भी गलत। जो चीज़ बोल रहा है आप उसको एक्सेप्ट करिए, और अभिव्यक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें भी देखिए, एक्सप्रेशन जो है ना, दे शुड बी अलाउड टू स्पीक इन देयर मदर टंग, आपको अलाउ करना है, सिंस एक्सप्रेशन इज इंपॉर्टेंट, एक्सप्रेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 13। इसमें देखिए लिखा है 13 क्वेश्चंस में, लड़कों को उपहार में खेलने के लिए अक्सर कार और यांत्रिक ब्लॉक, और लड़कियों को गुड़िया व चित्रकारी के संसाधन दिए जाते हैं। आपने कई बार देखा होगा कि जो घर में लड़के होते हैं उनको मम्मी पापा जो है वो कार लाकर दे देते हैं कि कार से खेलो, जो भी टेक्नोलॉजी वाले जो भी यांत्रिक होते हैं उससे, और लड़कियों को वो गुड़िया लाकर दे देते हैं कि तुम गुड़िया से खेलो, चित्रकारी बनाओ। तो ये जो है यह अनुपयुक्त, ये क्या एक अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि तुम लड़कों और लड़कियों में क्या कर रहे हो, भेद कर रहे हो। लड़कियों को भी कार दो, लड़के भी जो है वो गुड़िया से खेल सकते हैं। ये क्या कर रहा है, भेदभाव दर्शा रहा है। तो ये एक अनुपयुक्त प्रथा जो है ये क्या दर्शाती है, जो लोग घर में, बहुत लोगों के घर में ऐसा होता है, तो इसका मतलब क्या कर रहे हो, जेंडर पक्षपात कर रहे हो, बायस है, इसी को बोलते हैं जेंडर बायस। कि तुम क्या कर रहे हो कि लड़की है तो उसको गुड़िया दे दिए, और लड़का है तो उसको कार दे दिए। दोनों को सेम चीज़ देनी चाहिए, लड़कियों को भी कार देनी चाहिए और लड़कों को भी डॉल्स वगैरह से वो खेल सकते हैं। कई बार आपने देखा होगा, ये क्वेश्चन आया था कि एक लड़का है वो अपने डॉल्स के साथ खेलता है, तो उसके पापा बोलते हैं कि तुम क्या लड़कियों की तरह गुड़ियों के साथ खेल रहे हो, ये तो लड़कियों का काम है। तो ऐसे भी क्वेश्चंस बने हैं, तो इसको देख लीजिए, इसको बोलते हैं जेंडर बायस। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत आएंगे जिसमें आपको सोचना पड़ेगा, तो ये ध्यान रखना। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 14। इसमें देखिए, एक शिक्षिका को बच्चों के अपने आप से बात करने, व्यक्तिगत वाक को क्या प्रतिक्रिया देना चाहिए। एक बार इंग्लिश में भी दिखा देती हूँ आपको कि हाउ शुड अ टीचर रिस्पॉन्ड टू यंग चिल्ड्रेन टॉकिंग आउट लाउड टू देमसेल्व्स, मतलब वो सेल्फ टॉक कर रही है। कई बार देखा होगा आपने कि बच्चे जो है गाड़ी वगैरह से या गुड़िया से खेलते हैं, तो वो खुद से बात करते हैं कि मेरी गाड़ी इधर जाएगी, मेरी गाड़ी उधर जाएगी। डॉल्स के साथ भी बोलते हैं कि ये मेरी दोस्त है। तो वो ऐसे बोला कि वो अपने आप से बात कर रही है, तो सेल्फ टॉक कर रही है। तो एक टीचर को इस पर कैसे रिस्पॉन्ड करना चाहिए, चलो देखते हैं। पहला है कि हतोत्साहित कर दो। ये हतोत्साहित वर्ड ही इसको नेगेटिव बनाता है, आगे भी पढ़ने की जरूरत नहीं है।
दूसरा देखो, फिर से उसे हतोत्साहित करना चाहिए, ये भी गलत। हतोत्साहित अपने आप में एक नेगेटिव वर्ड है, तुरंत अपना समय बचाइएगा, आगे पढ़ लीजिएगा, बट इसको हमको पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। तीसरा देखो, उसे प्रोत्साहित करना चाहिए क्योंकि इससे स्वनियमन सुसाधित होता है। एंड 4 देखिए, उसे प्रोत्साहित करना चाहिए, दोनों पॉजिटिव हैं। अब सबसे बेस्ट क्या होगा, क्योंकि इससे शिक्षक की जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। अच्छा, मतलब टीचर अपना काम जो है वो कम कर रहा है। देखो, जब भी ऐसा हो, बच्चे सेल्फ टॉक करते हैं तो आप उसको अप्रिसिएट करो, मोटिवेट करो, क्योंकि इससे क्या होता है, स्वनियमन, सेल्फ रेगुलेशन जो है वो होता है। सो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। देखिए इंग्लिश में भी देख लीजिए, एनकरेज इट बिकॉज इट फैसिलिटेट्स सेल्फ रेगुलेशन। वो खुद को रेगुलेट कर लेती हैं ऐसे बच्चे, वो खुद से बता देंगे कि ये काम ऐसे करना है, ऐसे करना है, खुद से बात करके। तो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। एंड ये है आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी तक तो सब्सक्राइब जरूर करें। देखो 15 क्वेश्चन में ये है कि कौन सा कथन जो है वो कक्षा में सवाल पूछने के संदर्भ में सही नहीं है। बहुत से टीचर ऐसे होते हैं जो बच्चे क्लास में क्वेश्चंस पूछते हैं तो उनको डांटते हैं, बाहर भी निकाल देते हैं, उनको पसंद ही नहीं है, तो उसी के संदर्भ में बताना है, गलत वाला बताना है। तो चलो देखते हैं। पहला देखिए, लिखा है कि विद्यार्थियों से प्रश्न के उत्तर पूछने का मुख्य उद्देश्य उनका परीक्षण करना है। मतलब आप, बच्चा खुद से सवाल नहीं पूछ सकता है। अगर आपने बच्चों से प्रश्न पूछा है तो आपने इसलिए पूछा है कि वो बच्चा जो है उसका आंसर दे पाए, यही आपका मेन मोटिव है। ये मेन मोटिव नहीं है कि बच्चा जो है गलत सलत कुछ भी बता रहा है आप उसको समझें। तो ये यहीं पर इस चीज़ को क्या बता रहा है, नहीं है। सवाल पूछने के संदर्भ में ये चीज़ बिल्कुल सही नहीं है कि आप प्रश्न के उत्तर बस पूछो, यही आपका जो है गोल है। तो हमारा आंसर यही मिल गया। बाकी के जो तीनों होंगे ना ये पॉजिटिव होंगे, तो एक बार ये भी देख लेते हैं। विश्लेषणात्मक प्रश्न पूछने से विद्यार्थियों को, यस, जो क्रिटिकल थिंकिंग है ना वो उनकी डेवलप होती है। विद्यार्थियों को कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए हमेशा हमको उनको अप्रिसिएट करना है, मोटिवेट करना है, एनकरेज करना है। वह प्रश्न जो विवेचन और अनुप्रयोग पर आधारित होते हैं उससे, यस, जो भी जिसमें ज़्यादा सोचना पड़ता है, जो कि प्रयोग पर आधारित होता है, उससे बच्चों में हायर जो श्रेणी के जो चिंतन है ना उसको बढ़ावा मिलता है। बट हमसे नहीं वाला पूछा था, तो ये पॉजिटिव वाले भी आप ध्यान रखना, ऑप्शंस को एलिमिनेट करने में आसानी होती है। तो इसका क्या होगा, ये ऑप्शन नंबर 1 इज़ राइट। इंग्लिश में भी एक बार आप लोग देख लो कि आपका फोकस होना, मेन फोकस ऑफ आस्किंग स्टूडेंट्स टू आंसर क्वेश्चंस इज टू टेस्ट देम, कि बच्चे जो है आंसर कर पाएँ क्वेश्चंस का, यही आपका टेस्ट करने का तरीका है। गलत वाला पूछा है और यही गलत है। तो ये थी आज की क्लास अच्छी लगी होगी तो अच्छे से पढ़ाई करो, इसको डेली जो भी क्लासेस होती हैं उसको देखो, चैनल से जुड़े रहो, क्योंकि पेपर तभी निकलेगा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे अपनी कमांड कर पाएगा। और यही आपका जो है एक अभी इस टाइम पे सबसे ज़्यादा इसी की ज़रूरत है, क्योंकि जितना पढ़ना था उतना आपने पढ़ ही लिया होगा। और 10 जगह से पढ़ने से अच्छा है एक जगह से पढ़ो और मल्टीपल रिविज़न करो। जो भी क्लासेस होती हैं वो भी देखते रहिएगा आप लोग, और टेलीग्राम पे भी जुड़ जाइएगा, और प्लेलिस्ट जो हर सब्जेक्ट की बनी हुई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।